नमस्कार, मैं अवनीश आ, हाजिर हूँ मियां नसीरुद्दीन पाठ का दूसरा भाग लेकर। पहले भाग में हमने पढ़ा कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि आपने ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी हैं। मियां नसीरुद्दीन पहले तो भड़कते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग कहीं पत्रकार तो नहीं हैं, मुझे तो ये फालतू के लोग लगते हैं, बिल्कुल निठल्ले लगते हैं। बाद में फिर कहते हैं ठीक है, हम आपको बताएंगे। फिर पढ़ाई को अपने काम से जोड़ करके वो बताते हैं कि जिस तरह से कोई बच्चा पढ़ने जाता है और स्टार्टिंग में किस तरह से पढ़ता है, उसी तरह से यहाँ हमारी पढ़ाई हुई है। यानी ये जो रोटी पकाने का काम है, इसको हमने कैसे सीखा है, इस बात पर वो चर्चा करते हैं। अब जब वो पूछते हैं कि जब जिस बच्चे को पहली दूसरी क्लास में पढ़ाया ना जाए, सीधे तीसरी में डाल दिया जाए, तो वो क्या करेगा, कहाँ गए वो तीनों क्लासेस। तो लेखिका कुछ नहीं बोल पाती हैं। अब आगे लेखिका ने बोला कि यह बात मेरी समझ के बाहर है, मुझे नहीं पता। अब जो शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते यानी मियाँ नसीरुद्दीन हैं, दांत उनके टूट गए हैं, बचे खुचे दांत हैं, कुछ कुछ दांत बचे हुए हैं। अपने दांतों से खिलखिलाकर हंसती है। बोले कि मतलब मेरा क्या साफ नहीं था। लो साहिबों, साहिब दोस्त को भी कहते हैं। अभी साफ हुआ जाता है। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ अपनी बात। जरा देर को मान लीजिए कि हम बर्तन धोना ना सीखते, पढ़ाई को ये किस तरह से अपने काम से रिलेट कर रहे हैं। जिस तरह से कोई बच्चा नर्सरी में पढ़े, क्लास 1 में, क्लास 2 में, तब धीरे धीरे चीज़ें सीखता है, वैसे इन्होंने अपना काम सीखा है। कैसे? पहले बर्तन धोना शुरू किया, फिर भट्टी बनानी शुरू की जहाँ पे रोटी पकाई जाती है, भट्टी में आग लगानी सीखी उन्होंने। कह रहे हैं कि अगर हम बर्तन धोना नहीं सीखते, भट्टी बनाना नहीं सीखते, भट्टी को आँच देना नहीं सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? नहीं सीखते। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। मतलब हमारी तरफ देख के पूछ रहे हैं कि क्या हम नानबाई का गुण सीख पाते, क्या हम ये स्किल सीख पाते। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे आंसर मांग रहे हैं। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में उन्होंने बोला, कहने का मतलब ये ऐसा है कि तालीम की तालीम, तालीम मतलब होती है शिक्षा, एजुकेशन। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। यानी एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन उस एजुकेशन को लेने का भी एक एजुकेशन होता है। यानी शिक्षा को लेने का की भी एक शिक्षा होती है, उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसे भी हमें फॉलो करना होता है। लेखिका ने सिर हिलाया कि हाँ साहब ठीक है, सही कह रहे हैं। अब जब सही उनको बोल दिया गया तो मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। बोले कि हमने न लगाया होता खोमचा, अगर हम खोमचा ना लगाते। खोमचा क्या होता है? तो जो परमानेंट दुकानें होती हैं उसके अलावा कई बार घूम घूम करके लोग खाने पीने की चीज़ें बेचते रहते हैं। तो वो लकड़ी के, ढेर सारी लकड़ी की पतली पतली पट्टियों से बना हुआ कुछ इस तरह का एक स्टैंड सा होता है, उस पर प्लेट में या कोई किसी बड़े ट्रे में कोई चीज़ रख करके बेचते हैं। तो इसे खोमचा कहते हैं। तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें इस तरह से बेची जाती हैं। तो अगर हमने खोमचा न लगाया होता तो क्या आज यहाँ बैठे होते? जब हमने देखा, लेखिका कह रही कि जब हमने देखा कि मियाँ खोमचे वाले दिनों में भटक रहे हैं, अब उधर की बातें याद कर रहे हैं, तो हमने बात का रुख मोड़ा, उसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज किया। हमने उनसे पूछा कि आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया था, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूर करके देखा हमको। बोले बहुतेरे, मतलब बहुत से हैं, पर खानदानी नहीं। मतलब हम तो खानदानी हैं। मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि हम कई पीढ़ियों से, हमारे ग्रैंडफादर, फादर, हम सभी इसी यही काम करते हैं, लेकिन बाकी लोग खानदानी नहीं है, उन लोगों ने अभी अभी सीखा है। सुनिए, एक बात हमारे दिमाग में आ गई है। हमारे बुजुर्गों से, हमारे पूर्वजों से, एंसेस्टर्स से बादशाह सलामत ने यानी राजा ने कहा कि मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिलाओ। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने कहा हुक्म कीजिए, मतलब ऑर्डर करिए राजा साहब। जहाँ पनाह, सम्राट को राजा को कहते हैं। बादशाह सलामत ने बोला, फरमाया मतलब कहा, कोई ऐसी चीज़ पकाओ जो न आग से पके न पानी से बने। कोई ऐसी चीज़ तुम बना के खिलाओ जिसको पकाने के लिए आग की ज़रूरत ना पड़े, जिसको बनाने के लिए पानी भी नहीं चाहिए होता हो। लेखिका पूछती हैं कि क्या उनसे ऐसी चीज़ बनी? क्यों ना बनती साहब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। सराही मतलब सराहना की। सराहना करना मतलब प्रेज करना, एडमायर करना। हमें लगा कि हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। रंग लाने का मतलब उसका फल हमें मिल जाना, उसका रिजल्ट मिल जाना, मतलब सक्सेसफुल हो जाना। हमने बेसब्री से पूछा। सब्र मतलब होता है पेशेंस, बेसब्री मतलब
इम्पेशेंट होकर हमने पूछा वो पकवान क्या था, कोई खास चीज़ रही होगी, कुछ बहुत स्पेशल रहा होगा, क्या बनाया उन्होंने। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, सोचते रहे। हमने सोचा कि उस पकवान के बारे में बताएंगे। पकवान पर रोशनी डालने को, रोशनी डालना मतलब ऐसा नहीं कि पकवान बना करके और टॉर्च उस पर जला देना, वो अच्छे से दिखने लगे। रोशनी डालने का मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना। जिस तरह से अंधेरे में रोशनी डालते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं ना, उसी तरह से अगर आप किसी चीज़ के बारे में क्लियर कर रहे हैं, उसको अच्छे से बता रहे हैं, तो वो हो गया उस पर रोशनी डालना। नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, मतलब बिल्कुल हमें इग्नोर करते हुए, बहुत नाराज से होते हुए बोले, ये हम नहीं बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए। इतना मतलब इतना, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि जो खानदानी नानवाई होता है वो कुएं में भी रोटी पका सकता है। कुआं मतलब वेल, जिसमें पानी होता है, पानी निकालने का एक सोर्स है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, कहावत तो बहुत पहले बनी होगी, गढ़ने का मतलब बनाना, कहावत तो बहुत पहले की बनी है, लेकिन हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है, बिल्कुल हमारे बुजुर्गों पर सही उतरती है। यानी वो कुएं में भी रोटी पका सकते थे। हमने मज़ा लेने के लिए टोका, अरे ये कहावत सही है कि ऐसे ही है बस। मियाँ ने तरेरा, मतलब फिर गुस्से से देखा, और क्या झूठी है, आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, झूठ से क्या रोटी पकेगी, क्या पकती आपने देखी है कभी। रोटी पकती है जनाब आँच से, यानी आग से, समझे। अब देखिए इन दोनों बातों का कोई तुक नहीं है, दोनों बातें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। वो अब कह रहे हैं कि रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, झूठ से रोटी नहीं पकती, रोटी आँच से मतलब आग से पकती है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। दोनों चीज़ों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना लॉजिक दे दिया। लेखिका क्या करती, कह रही है कि ठीक है, सही कह रहे हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को, मतलब इस समय कहाँ जा रहे हैं। अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, लौंडिया मतलब लड़की, रुमाली, रुमाली एक तरह की रोटी है जो बहुत पतली होती है, रुमाल समझते हैं ना, हैंकी, तो जैसी हैंकी पतली होती है वैसी पतली रोटी होती है, उसको रुमाली रोटी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वो लड़की आने वाली थी रुमाली रोटी लेने के लिए, वो लेने नहीं आई, शाम को आप मंगवा लीजिएगा। हमने उनसे पूछा कि मियाँ एक और बात आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, जहमत उठाना मतलब कष्ट उठाना, क्योंकि हमसे उनसे पूछ रहे हैं, तो हमने कहा कि एक बात और बताइए आप। मियाँ ने एक बीड़ी और सुलगा ली, सुलगाना मतलब बीड़ी जला लेना, कुछ फुर्ती आ गई उनके शरीर में, बोला अरे बात ही तो पूछेंगे, जान तो नहीं लेंगे हमारी, उसमें भी क्या देर है, 70 के तो हो ही चुके हैं, 70, यानी कह रहे हैं कि 70 साल तो मेरी एज हो गई, 70 ईयर्स, अब तो हो सकता है कि चले भी जाएं। फिर दूसरी दुनिया में चले गए, दूसरी दुनिया में खो गए। कह रहे हैं कि वालिद मरहूम, तो वालिद मतलब पिता, हमारे पिता तो कूच किए, कूच करना मतलब डिपार्चर, यहाँ से जाना, कहाँ जाना, इतनी मृत्यु हो जाना। तो हमारे पिता जो थे वो तो 80 साल के होने के बाद उनकी मृत्यु हुई, लेकिन हमें क्या मालूम इतनी मोहलत, मोहलत मतलब टाइम, इतना समय, हमें इतना समय मिले या ना मिले, हो सकता है हम जल्दी चले जाएं। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बनाया, इस बात पर, मजमून मतलब विषय, इस विषय पर हम जब कुछ नहीं कह पाए तो हमने बोला अभी यही जानना था कि क्या आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में काम किया है। मियाँ ने फिर बेरुखी से टोका, मतलब फिर हम पर थोड़ा नाराज होते हुए टोका, उन्होंने रोका, वो बात तो पहले हो चुकी है। हाँ, अब लेखिका कह रही कि हाँ हो तो चुकी है, लेकिन अगर आप बता देते कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ, दिल्ली के किस राजा के यहाँ आपके बुजुर्ग काम करते थे, जो आपके पूर्वज थे, जो आपके ग्रैंडफादर, उनके फादर थे, वे लोग कहाँ काम करते थे, दिल्ली के किस राजा के। भाई दिल्ली में तो बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारे सम्राट हुए, बहुत सारे बादशाह हुए। अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं। बाल की खाल निकालना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है बहुत डीप में जाना, बहुत डेप्थ में जाके किसी चीज़ को जानना। तो कहते कि क्यों बाल की खाल निकाल रहे हैं, हम कह दिए ना कि बादशाह क्या काम करते थे, ये इतना इनफ नहीं है क्या, क्या इतना काफ़ी नहीं है। हम खिसियानी हंसी हंसे, खिसियानी, खिसियाना मतलब अब एक तो सामान्य हंसी है ना, तो खिसियानी हंसी यानी नाराज होते हुए, मतलब एक तरफ हमें बुरा भी लग रहा है अंदर से, और हम बाहर से दिखा रहे हैं कि हाँ हम खुश, मतलब हंस भी रहे हैं, तो अंदर से बुरा फील करते हुए बाहर से हंसना, ये खिसियानी हंसी है तो काफ़ी, इतनी जानकारी तो आपने जो दी है वो पर्याप्त है, पर अगर नाम बता देते तो हम वक्त से मिला लेते, वक्त से मतलब हमको टाइम पता चल जाता कि आपके दादा परदादा किस टाइम में हुए होंगे, क्योंकि जो बादशाह हुए हैं उनका टाइम तो इतिहास में मिलता है।
मियाँ नसीरुद्दीन बोले कि वक्त से मिला लेते। पर वक्त से किसे मिलाते जनाब, किसे मिलाते आप वक्त से? अब ऐसे उसके बाद हंसने लगे जैसे हमारी खिल्ली उड़ा है, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। यानी लेखिका ने तो कहा कि हमें पता चल जाता है एग्जैक्ट टाइम कि कब आपके दादाजी रहे होंगे और किस राजा के, किस बादशाह के टाइम में रहे होंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को इस तरह से घुमाकर बोला कि उनकी हंसी उड़ा दी उन्होंने। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? टाइम से टाइम कोई मिला पाया है आज तक? पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ना। कौन नहीं जानता उनका नाम? जहां पनाह बादशाह सलामत, नाम बता रहे हैं ये राजा का, वास्तव में किसी राजा का नाम नहीं है। जहां पनाह का मतलब भी राजा, बादशाह सलामत का मतलब भी राजा। राजा का नाम नहीं बता, कह रहे हैं कि दिल्ली के राजा का नाम था जहां पनाह बादशाह सलामत। हमने उनसे पूछा कौन? बहादुर शाह जफर। या बहादुर शाह जफर जो थे वो अंतिम मुगल सम्राट हुए। जब स्वतंत्रता की, फ्रीडम की लड़ाई शुरू हुई तो क्रांतिकारियों ने, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने उनको चेहरा बनाया, उनको लीडर बनाया। बाद में उनको जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने और उनकी मृत्यु हो गई। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात। खींचना मतलब चिढ़ जाना, चिढ़ करके कहा, फिर अलट पलट के वही बात। लिख लीजिए बस यही नाम, बहादुर शाह जफर। अगर आप कह रही हैं तो आप बहादुर शाह जफर ही मान लीजिए। आपको कौन उनके नाम पर चिट्ठी रुक्का भेजना है? रुक्का मतलब संदेश, मैसेज। आपको चिट्ठी तो भेजनी नहीं है राजा को कि एग्जैक्ट नाम रहेगा तभी आप भेजेंगे और डाक खाने वाले जो हैं वो ले जाकर उसको दे देंगे, तो ऐसा तो है नहीं। हम उनकी तरफ देखने लगे तो हमें जब बिटर 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 मतलब कंटिन्यूसली, एक टक, लगातार, तो जब हमको लगातार अपनी तरफ देखते हुए पाया तो सिर हिलाकर अपने कारीगर से बोले, कारीगर मतलब जो उनके यहाँ काम करता था, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा लो, यानी आग जलाओ भट्टी में, रोटी पकानी है तो हमारा काम जल्दी से ख़त्म हो। लेखिका ने पूछा ये बब्बन मियाँ कौन है? ये भी नहीं छोड़ रही हैं, उनको पूछे जा रही हैं। मियाँ ने रुखाई से, मतलब अब वो बिल्कुल नाराज़ हो गए हमसे, बिल्कुल हमको इग्नोर कर रहे हैं और जैसे फाँक ही काट दी। और फाँक काटने का मतलब बिल्कुल बात ख़त्म कर दी। हमारे कारीगर हैं और कौन होंगे? मेरे लेखिका कहती हैं कि मेरे मन में आया कि हम पूछें कि आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार, अंधड़ मतलब आंधी, उनके चेहरे पर आसार मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। तो मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखे। हमें लगा कि कुछ आंधी आने वाली। आंधी का मतलब क्या? कि उन्हें तेज गुस्सा आने वाला, धीरे धीरे वो चेहरे पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाद में कहीं ज़्यादा ना चिढ़ जाएं। फिर हमने पूछा नहीं कुछ उनसे, इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। शागिर्द मतलब शिष्य, डिसाइपल। तो ये लोग आपके चेले हैं, ये लोग आपके शिष्य हैं? तो नसीरुद्दीन बोले कि खाली शागिर्दी नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। मजूरी मतलब मजदूरी, जो पैसा उनका होता है वो डेली देता हूँ मैं। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। आटा जब वो गूंथते हैं तो 2 रुपये मन। मन एक यूनिट होती है वस्तुओं को तौलने की, 40 किलो के आसपास उसका वजन होता है। और कहीं पर ये चूँकि अपने से बनाई हुई यूनिट्स हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं था, तो कहीं पर 40 किलो, कहीं पर 50 किलो, लेकिन 40 किलो ज़्यादा प्रचलित था। 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। और जो मैदा होता है, मैदा थोड़ा पतला होता है ना, गेहूँ का ऊपर का जो छिलका होता है वो निकाल करके उसे पीसा जाता है। 4 रुपये मन मैदे की देता है। अब लेखिका फिर पूछ रही है उनसे, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पकती हैं? फिर उनसे पूछते हैं कि किस तरह की, कौन कौन सी रोटियां बनाते हैं। मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी। अब नसीरुद्दीन मियाँ बिल्कुल ऊब गए थे, कोई इंटरेस्ट उनको, दिलचस्पी मतलब इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट उनको नहीं बचा था। फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले कि अब जल्दी जाइए आप लोग। बोले कि बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, इतने तरह की रोटियां हम बनाते हैं। फिर तेवर चढ़ाकर, फिर थोड़ा और गुस्सा ला करके चेहरे पर हमें घूर कर देखा और बोले, तुनकी रोटी जो होती है वो पापड़ से भी महीन होती है, बहुत महीन, किस दिन खिलाएंगे आपको। अब वो इनसे छुटकारा पाना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि अपने काम में लगे, ये लोग तो फालतू में बहस करने के लिए आ गए हैं। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। कौंधने का मतलब थोड़ी देर के लिए मन में आ जाना। अचानक उनकी आंखों के आगे कुछ कौंध गया, मतलब मन में उनके कुछ पुरानी बातें घूम गई। एक लंबी सांस भरी, उन्होंने एक सांस ली और किसी गुमशुदा को याद को, और गुमशुदा मतलब जो गुम हो गया हो, गायब हो गया हो, कोई ऐसी याद जो बिल्कुल गायब हो गई थी उनके मन से, उसको ताज़ा करते, उसे याद करते हुए किसी बात को, किसी घटना को, उन्होंने कहा,
उतर गए वे जमाने। जमाना मतलब समय। वो जमाना वो समय उतर गया है, मतलब बीत गया। और गए वे कद्रदान। कद्रदान, कद्र करना मतलब किसी की इम्पोर्टेंस को समझना। कद्रदान मतलब जो आदमी किसी की इम्पोर्टेंस को समझे, उसके महत्व को समझे। तो वे कद्रदान भी चले गए जो पहले के थे, जो खाने पकाने की कद्र करना जानते थे। पहले के लोग खाना खाते और पकाते थे, उन्हें पता चलता था कि कितनी मेहनत लगती है, तो वो भले रोटियां खरीद कर ले जाते थे लेकिन बड़ी तारीफ करते थे, कद्र करते थे हमारे हुनर की, हमारे स्किल की। लेकिन मियाँ अब क्या रखा है, अब क्या है, निकाली तंदूर से। तंदूर एक तरह की भट्टी होती है, गोल सी बड़ी सी, जिसमें रोटियां पकाई जाती हैं। घर वाली रोटियां तो चूल्हे पे पकती हैं ना, और बाहर तंदूर में रोटियां पकती हैं। ज़्यादा पकानी भी होती हैं और अलग अलग टाइप की रोटियां भी होती हैं। एक तंदूरी रोटी बड़ी फेमस है आजकल। आप कभी बाहर जाएंगे तो ढाबे वगैरह पर विशेष रूप से तो तंदूरी रोटियां मिलती हैं। निकाली तंदूर से, निगली मतलब उसे पेट उसमें डाला पेट में, और हजम, और वो डाइजेस्ट, मतलब कैसी बनी है, क्या बनी है, कितनी मेहनत से बनाया गया है, कितनी स्वादिष्ट है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। वो बस खाते हैं और पेट अपना भर लेते हैं। किसी को ये चिंता नहीं है कि जिसने बनाया है उसने कितनी मेहनत की होगी। यानी कोई हमारी तारीफ करने वाला, कोई हमारे हुनर की कद्र करने वाला, कोई हमें इम्पोर्टेंस देने वाला नहीं है। जाते जाते मैं आपको वितान पुस्तक का एक पाठ याद कराना चाहता हूँ, राजस्थान के रजत बूंदें। वहाँ भी लास्ट में लेखक कहता है कि पहले क्या था कि जो कुआं खोदा जाता था उसको खोदने के लिए लोग आते थे, उन्हें अलग से पैसे नहीं दिए जाते थे, लेकिन वो खोदते थे और साल भर उनको जब भी वे आते थे तो उनके लिए कपड़े या खाने पीने की चीज़ें देते थे, और एक रिलेशन सा, एक बड़ा अच्छा रिश्ता सा बना रहता था। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। वे खोदते हैं कुआं, उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। कुआं खोदने वाला, जिन्हें चेजारो कहते हैं, उन चेजारों का और सामान्य लोगों का कोई रिश्ता नहीं रह जाता। यानी पहले का जो समय था वहाँ पर लोगों के पास पैसे कम थे लेकिन लोगों में लगाव ज़्यादा था, लोग जुड़ाव रखते थे, चाहे वो किसी भी तबके का व्यक्ति हो, सभी एक दूसरे से घुल मिल कर रहते थे। लेकिन आज जबकि पैसे का साम्राज्य हर जगह हो गया है, तो पैसा लेन देन करके अपनी बातें ख़त्म कर देते हैं, रिश्ता वैसा नहीं रह गया है। तो इस तरह से मियाँ नसीरुद्दीन की कहानी समाप्त होती है। अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ।